हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग 12th क्लास का मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखने वाले हैं कि किसी डिटर्मिनेंट का कोई डिटर्मिनेंट दिया हो तो उसका माइनर और कोफैक्टर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। देखिएगा, हम लोग का टॉपिक है इसका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग माइनर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात यह आता है कि माइनर है क्या। तो माइनर डिटर्मिनेंट है। माइनर क्या है? डिटर्मिनेंट है। यानी कि माइनर के बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज माइनर, तो माइनर के बारे में एक लाइन बोलेंगे क्या कि माइनर इज द डिटर्मिनेंट। एक लाइन हो गया, ठीक ना। अब देखिए लिखा क्या गया है, लिखा गया है कि इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स। अब आप पूछेंगे कि सब मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसको समझिए। जैसे मान लीजिए हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4, ऐसे ले लिए 5 6 7 और यहाँ हो गया 8 9 10। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया क्योंकि लिखा गया है स्क्वायर सब मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका सब मैट्रिक्स निकालेंगे और जो आएगा वही क्या कहलाएगा? माइनर। तो ये बताइए इसमें हम लोग कितने सब मैट्रिक्स बना सकते हैं। सब मैट्रिक्स का मतलब ये कि ये कितने में कितने का है, तो ये 3/3 का है। कितने ऑर्डर का है? 3/3 ऑर्डर का। तो इसमें से आप 2/2 ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं? जितने मैट्रिक्स आप बना सकते हैं 2/2 ऑर्डर के, उतने इसके ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक ना। तो वैसे समझिए, इसमें आप चाहें तो आप कुल मिलाकर के आप 9 सब मैट्रिक्स बना सकते हैं। कितने? 9। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए अगर आप इसको लेंगे 2 3 5 6 तो एक बन गया ना। फिर आप लेंगे 3 4 6 7 तो यहां से भी एक बन गया। फिर आप ले लेंगे 2 4 5 7 तो यहां से भी एक बन गया। कितना बन गया? 3। सोचिए इस 2 का यूज करके हम लोग 3 तरीके से हम लोग सब मैट्रिक्स लिख दिए ना। फिर ऐसे ही किसका यूज किए, तो देखिए हम लोग यूज किए इस R1 को और R2 को यूज किए ना, इसके लिए R1 और R2। फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि R2 और R3 का यूज कर दे। किसका यूज कर दे? R2 और R3। मतलब कि ये तो कैसे बनेगा 5 6 8 9 5 6 8 9 एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। फिर क्या करेंगे 5 7 8 10 5 7 8 10 ये दूसरा बन गया। तीसरा कैसे बनेगा 6 7 9 10 6 7 9 10 हो गया ना ये। तो ये क्या हो गया, फिर और 3 माइनर आ गया। आप और भी बना सकते हैं किसके यूज करके, तो R1 और R3 का यूज करके आप और 3 बना सकते हैं। बनाइए कैसे, R1 मतलब ये, R3 मतलब ये। तो इसको तो हटा देना है हम लोग को, इसको हटा के सोचना है ना। तो 2 3 8 9 2 3 8 9 हो गया ऐसे। फिर क्या हो सकता है 2 4 8 10 2 4 8 10 ये हो सकता है। फिर हो सकता है 3 4 9 10 3 4 9 10। क्या इस देखिए टोटल कितना हो गया 9। क्या इन 9 सब मैट्रिक्स के अलावा कोई और भी मैट्रिक्स आप सोच सकते हैं? तो कोई दूसरा आप नहीं सोच सकते, है ना। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के कुल कितने सब मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैक्सिमम 9 सब मैट्रिक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो जब उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे इन सब का, तो हमको 9 वैल्यू मिलेगा। इसका ऐसे ही सबका अलग अलग वैल्यू मिलेगा ना। तो इस मैट्रिक्स से हम लोग कितने सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले, तो 9 सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले। और माइनर कहता क्या है कि माइनर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स। यानी कि स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आता है वही माइनर हो जाता है। तो इस मैट्रिक्स के कुल कितने माइनर पॉसिबल हैं, तो कुल 9 माइनर पॉसिबल है। बात तो समझ में आ गया कि 9 ही क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इससे हम लोग कितने 9 सब
मैट्रिक्स ही बना सकते हैं। बात क्लियर हो गया? ठीक है, अब थोड़ा सा बात को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसमें अगर आप और देखेंगे आगे तो लिखा गया कि अगर कोई aij एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स का तो उसके माइनर को हम लोग mij से डिनोट करते हैं। अब यहां देखिए, माइनर ऑफ एनी ऑफ एन एलिमेंट aij इज mij, यानी अगर aij कोई एलिमेंट है तो उसका माइनर को हम लोग कैसे लिखेंगे? mij। कहने का मतलब ये कि अगर a11 का माइनर पूछा जाए तो हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे? m11। ये होगा, क्योंकि अगर aij है तो इसके लिए माइनर क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? mij। तो देखिए ij है तो ij आ गया। जैसे अगर पूछा जाए a22 का माइनर तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? m22 से। बात समझ में आया? ऐसे ही पूछा जाए a32 का तो क्या लिखेंगे? m32। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग इसको भी समझ लिए। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? कोफैक्टर। माइनर तो हम लोग को समझ में आया है ना। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो हम माइनर को समझ लिए, तो थोड़ा सा माइनर पर कुछ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, है ना। फिर जब कोफैक्टर समझ लेंगे तो कोफैक्टर भी का भी एग्जाम्पल कर लेंगे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट दिस। यानी कि जो ये डिटरमिनेंट दिया गया है इसके सभी माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करें, यही कहा जा रहा है। तो इसमें कुल कितने माइनर पॉसिबल है? तो ये बताइए, ये पर कितने बाई कितने ऑर्डर का है? तो 2/2 ऑर्डर का है। कितने कितने ऑर्डर का है? 2/2 ऑर्डर का। तो 2/2 ऑर्डर का है तो उससे एक कम कितना हो जाएगा? 1/1। 2 ऑर्डर का है तो एक कम करेंगे तो 1 होगा। तो 1/1 के कुल कितने सब मैट्रिक्स आप बना सकते हैं? बात समझ रहे हो ना। जैसे अभी आप कुछ देर पहले लिखे थे 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स, तो उससे कितने सब मैट्रिक्स बनाए थे? और जो सब मैट्रिक्स बनाए थे वो एक कम रहता है। 3/3 का था तो सब मैट्रिक्स कितने बाई कितने का आया था? 2/2 का। तो ऐसे ही जब आप इसमें 1/1 का बनाएंगे तो एक 1 आएगा इसका डिटरमिनेंट, एक बार -2 का डिटरमिनेंट, एक बार 4 का डिटरमिनेंट और एक बार 3 का डिटरमिनेंट, ऐसा ही आएगा। तो कुल कितना पॉसिबल है? तो कुल 4 ही ना पॉसिबल है। क्लियर है? अब आइए, ये तो हम समझ लिए। क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए। इसको लिखते हैं। हम लोग क्या करना होता है कि जो मैट्रिक्स दिया रहेगा, अगर मैट्रिक्स दिया है तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट्स होंगे उन सभी का माइनर निकालेंगे। अगर ये डिटरमिनेंट दिया है तो इस डिटरमिनेंट के जितने एलिमेंट हैं सबका माइनर निकालेंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर आप डिफरेंट पब्लिकेशन का बुक पढ़ेंगे तो आपको किसी किसी बुक में मैट्रिक्स का माइनर बोला गया है और किसी किसी बुक में डिटरमिनेंट का माइनर बोला गया है। तो आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे क्योंकि दोनों के दोनों बात सही है। यहां पर क्या कहा जा रहा है? फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट दिस। इस डिटरमिनेंट के सभी एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर बताना है। तो डिटरमिनेंट का बोला गया ना, हो सकता है दूसरा पब्लिकेशन का बुक पढ़ें या आपके पास जो हो आप उसको पढ़ें तो उसमें मैट्रिक्स बोला जा रहा हो, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों की दोनों बात सही है। चलिए, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? इन सब का माइनर निकालेंगे, 1 का भी, -2 का भी, 4 का भी और 3 का भी। तो अब बात आता है कि माइनर निकालेंगे कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखते हैं माइनर ऑफ क्या? 1। माइनर ऑफ 1। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो 1 है वो कितने नंबर रो और कितने नंबर कॉलम में? तो 1 तो यही है ना, 1 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में है। यानी कि इसके लिए सिंबल आप अगर लिखते aij में तो क्या लिखते? a11 लिखते कि नहीं लिखते? लिखते, क्योंकि 1 का पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ऐसे ही लिखते। तो माइनर ऑफ 1 इसको हम ऐसे लिखें कि हम अगर m11 लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सही है ना। अब माइनर निकलेगा कैसे? तो उसके रो को छोड़ दीजिए, उसके कॉलम को छोड़ दीजिए। तो जब 1 के रो को छोड़ेंगे तो इसको छोड़ेंगे और उसके कॉलम को छोड़ेंगे तो इसको, तो क्या बचा? 3। तो 3 का डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, कितना आ गया? 3 आ गया, सही है ना। फिर ऐसे ही अगर आप लिखेंगे माइनर ऑफ -2, तो -2 के लिए सिंबल क्या लिखेंगे?
तो सोचिए -2 कितने नंबर रो और कितने नंबर कॉलम में, तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐसे लिखते M12, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनर के लिए M12, और फिर इसका माइनर लिखने के लिए इसके रो को छोड़िए और इसके कॉलम को छोड़िए। ठीक है, तो क्या बचेगा, इसके रो को छोड़ेंगे कॉलम को छोड़ेंगे तो 4, और उससे डिटरमिनेंट बना देंगे तो ये आ जाएगा कितना 4। बात समझ आ रहा है? ऐसे ही आप लिख लेंगे अपने से। और क्या आएगा यहाँ से, थोड़ा यहाँ देखिए, माइनर ऑफ ये 4, माइनर ऑफ 4, इसके लिए क्या सिंबल लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे M। 4 कितने नंबर रो और कितने नंबर कॉलम में, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या लिखेगा M21, सेकेंड रो, ध्यान देंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21, तो यहाँ क्या लिखेगा M21, और कैसे, तो इसके रो को छोड़िए इसके कॉलम को छोड़िए, तो -2 का डिटरमिनेंट और ये आ गया -2। सही है ना? फिर इसके बाद क्या आता है, माइनर ऑफ ये 4 के बाद क्या आ गया 3, तो बताइए 3 के लिए क्या लिखा जाए, तो 3 ये कितना नंबर रो और कितने नंबर कॉलम में, तो ये 2 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम में, तो इसके लिए क्या लिखेंगे A22, तो यहां हो जाएगा माइनर ऑफ 3 इक्वल टू M22 इक्वल टू, और डिटरमिनेंट बनाएंगे तो इसके कॉलम को छोड़ेंगे इसके रो को, तो क्या बचेगा 1, तो 1 का डिटरमिनेंट कितना आ गया 1, और ये हो गया माइनर। तो आई होप कि आपको 2x2 ऑर्डर में माइनर कैसे निकालेंगे बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है ना? 3x3 ऑर्डर का भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कोफैक्टर को भी पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जब इधर एग्जाम्पल लेंगे तो 3x3 ऑर्डर में माइनर भी निकालेंगे और कोफैक्टर भी निकालेंगे। ठीक ना? चलिए अब आते हैं कोफैक्टर में। तो कोफैक्टर के बारे में क्या कहा जा रहा है कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाई Aij और Cij। ध्यान देंगे, अगर Aij एलिमेंट है और इसके कोफैक्टर को फाइंड करना है तो सबसे पहले कोफैक्टर को डिनोट कैसे करेंगे, जैसे अभी आप देख रहे थे माइनर को डिनोट करना था तो हम लोग Mij लिख रहे थे वैसे, ऐसे ही अगर ये Aij हो और इसके कोफैक्टर को डिनोट करना हो तब कैसे, तो इसके लिए 2 सिंबल, आप कैपिटल Aij लिखिए या Cij लिखिए, दोनों के दोनों सही है। ठीक है ना? किसी बुक में ये लिखा है किसी बुक में ये लिखा है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग जो मन करे सो लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब ये फाइंड कैसे किया जाएगा, तो यहां ध्यान देंगे Mij में -1 का पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। जैसे आप लिखे माइनर ऑफ 1, ऐसे ही यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग माइनर ऑफ कोफैक्टर ऑफ किसका 1, क्योंकि जैसे इस चारों का हम लोग क्या किए माइनर निकाले हैं, ऐसे ही कोफैक्टर फाइंड करना है, तो कोफैक्टर ऑफ 1, इसके लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, तो इसके लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं क्या A11, क्या यूज करते हैं A11 या फिर C11, दोनों के दोनों सही है, समझ सकते हैं यहां से, ये चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, तो देखिए है तो माइनर ही, तो पहले आप माइनर जैसे निकालते हैं, इसके रो को छोड़ते हैं कॉलम को छोड़ते हैं, तो क्या आया 3 आया ना, और उससे डिटरमिनेंट इतना भी सेम है, जैसे यहां पर वैसे ही यहां पर, कुछ भी नया बात नहीं आया। अब नया बात क्या आएगा वो यहां ध्यान दीजिए, माइनस का पावर i प्लस j, माइनस का पावर i प्लस j, मतलब ये कि i और j मतलब ये कि कितने नंबर रो और कितने नंबर कॉलम में। जैसे मान लीजिए अगर हम इसकी बात करें 1 का, तो 1 कितने नंबर रो कितने नंबर कॉलम, 1 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम, 1 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 2 हो गया ना। तो जब आप माइनस का पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, -1 का पावर कितना आएगा +1 आएगा ना, प्लस ही ना आएगा, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देना है, प्लस लिख देना है, बस समझ आया, और इक्वल टू कितना आएगा 3। फिर समझिए एक और, जैसे लिखा जाए, अब आप यहां पर लिख लेंगे अपने लैंग्वेज कोफैक्टर ऑफ -2, तो हम लोग लिखते हैं यहां पर कितना A12, क्या लिखते हैं A12। अब बताइए जब इसके हम लोग रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा,
तो यहाँ से इसके रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो हम लोग को 4 ही मिलेगा ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4। लेकिन ध्यान रखना है फिर हम लोग को साइन लिखना है। तो साइन कैसे लिखाएगा, उसके लिए देखना पड़ता है कि कितने नंबर रो और ये कितने नंबर कॉलम में है। तो ये बताइए, 1 नंबर रो में है और 2 नंबर कॉलम, तो 1 नंबर रो 2 नंबर कॉलम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, तो ये 3 हो रहा है। कितना हो रहा है 3, और -1 का पावर जब 3 करेंगे तो कितना आएगा -1। तो इसलिए इसके साथ सिंबल क्या आएगा माइनस, और ये जो है वैल्यू कितना -4 आ गया। बात सही है इतना। अब यहां से बताइए, अगर हम लोग 4 का कोफैक्टर लिखें तो क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ 4। और इसके लिए देखिए 4 के लिए क्या लिखे M21, तो यहां पर क्या हो जाएगा A21। तो यहां से क्या लिखेंगे, इसके रो को छोड़ेंगे इसके कॉलम को, तो ये आएगा -2 का डिटर्मिनेंट आएगा ऐसे। अब इसके लिए देखना है कि साइन क्या होगा, तो बताइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा 3, और -1 का पावर जब 3 करेंगे तो कितना आएगा -1। निगेटिव आया ना, तो पहले निगेटिव लगा देंगे। सही है, क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस और ये -2 कितना आ गया प्लस में 2 आ जाएगा ऐसे। अब ये बताइए, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और 3 का निकालते हैं, तो ये हो जाएगा A22 कितना हो जाएगा, इसके रो को छोड़िए कॉलम को छोड़िए तो क्या बचेगा 1, यानी 1 का डिटर्मिनेंट। लेकिन फिर 3 कितने नंबर रो और कितने नंबर कॉलम, तो 2 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम, तो 2 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, और जैसे ही -1 का पावर 4 करेंगे क्या आ जाएगा +1, तो इसका साइन क्या होगा प्लस इक्वल टू में आ गया 1। बात समझ में आया। अब यहां से एक बात ध्यान देने वाला है, क्या ध्यान देने वाला है, ध्यान दीजिए कि जब इवन आ रहा है, देखिए जुड़ने से 4 आ गया, ठीक ना, यहां जुड़ने से क्या आ रहा था 2 आ रहा था इसमें, तो जब 4 आ रहा था तो +2 आ रहा था तो भी प्लस। मतलब ये कि उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यानी I और J दोनों को ऐड कीजिए, और अगर सम संख्या आता है यानी इवन नंबर तो प्लस साइन लेना है, देख सकते हैं। और अगर ऑड नंबर आता है यानी विषम संख्या आता है तो हम लोग को माइनस लेना है, ठीक ना। तो ये तो रहा 2/2 ऑर्डर का एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि 3/3 ऑर्डर का रहेगा। एग्जाम्पल नंबर हम लोग का ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो जाएगा। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट और ये है डिटर्मिनेंट है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। ठीक है ना, इतना सही है इतना। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग ठीक है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट गिवन है और इसमें हम लोग को माइनर और कोफैक्टर बताना है। तो ये 2/2 ऑर्डर का था और ये कितने बाई कितने का है, तो 3/3 ऑर्डर का है। फाइंड करते हैं, ठीक ना। देखिए सॉल्यूशन में देखिए यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे माइनर ऑफ 2। तो माइनर ऑफ 2 कैसे लिखाएगा, तो इसके हम लोग रो को छोड़ेंगे और इसके हम लोग कॉलम को छोड़ेंगे, ऐसे ही ना। 2 के रो को छोड़िए और 2 के कॉलम को छोड़िए, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0 4 0 4 और ये 5 और ये -7, ऐसे ही ना आएगा, सही है। और सिंबल में अगर आप लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे, ऑफ 2 इक्वल टू M11 इक्वल टू, समझ रहे हैं ना। अब इसको आप सॉल्व करना जानते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 0 माइनस इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 20 और ये आ गया माइनस में 20, सही है। ऐसे ही आप लिखेंगे माइनर ऑफ -3 का माइनर, तो ये कितने नंबर रो और कितने नंबर कॉलम में है, तो -3 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो क्या लिखेंगे M12, सही है, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है तो M12। अब फिर देखिए इसके
रो को छोड़िए और इसके कॉलम को छोड़िए, तो इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये आएगा 6 4 1 -7 ऐसे आएगा। फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेगा तो -42 माइनस और इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 4 और ये आ गया माइनस में 46। नीचे लिख देते हैं, कितना जाएगा माइनस में 46। सही है। ऐसे ही लिखा जाए कि माइनर ऑफ 5 का माइनर, तो ये कितना नंबर रो, फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम में है, कैसे आएगा। फिर इसके रो को छोड़ेंगे और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये आएगा 6 0 1 5 और ये हो जाएगा 5 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 30 -0 और ये आगे इक्वल टू में 30। समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। माइनर ऑफ अब ये 6 का माइनर, तो क्या करेंगे, इसके रो को छोड़ेंगे और इसके कॉलम को छोड़ेंगे ना, इसके रो को छोड़ेंगे और इसके कॉलम को, तो ये आएगा -3 5 -7। इसको सम कर देते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 21 माइनस इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 25 और इस तरीके से आगे कितना, तो ये आ गया माइनस में 5 -4 आएगा। सही है। एक और एक बना देते हैं, माइनर ऑफ 6 के बाद ये 0, क्या करेंगे, फिर इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये आएगा 2 5 1 -7 ऐसे क्या आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस में 14 माइनस इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ गया 5 और ये इस तरह से आ गया माइनस में 19। ठीक है, तो ये रहा माइनर ऑफ 0। अब देखते हैं माइनर ऑफ 4। माइनर ऑफ 4, तो माइनर ऑफ 4 क्या होगा, फिर इसके रो को छोड़ेंगे और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो 2 -3 1 5 2 -3 1 5 और ये कितने नंबर रो कितने नंबर कॉलम में है, तो ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो इसको आप लिख सकते हैं M23 लिख सकते हैं ना। ऐसे ही इसको आप लिख सकते थे कितना, तो ये है 6 है ना, तो 6 तो ये है, तो ये हो जाएगा M21 और इसके लिए आप क्या लिख सकते थे, इसके लिए आप लिख सकते थे M22। सही। और कहीं ये मैं छोड़ दूं तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, तो ये कितना आएगा, ये 5 2 10 माइनस और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो कितना आएगा, ये माइनस प्लस यानी कि 13 आ जाएगा ये। फिर इसके बाद लिखते हैं माइनर ऑफ 4 के बाद अब क्या लिखते हैं 1, माइनर ऑफ 1 कितना होगा ये, तो थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम, इसके रो को छोड़ेंगे और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये आएगा -3 5 0 4, तो ये कितना -12 -0 इक्वल टू में -12। फिर इसके बाद माइनर ऑफ 1 के बाद 5 का 5 कितना हो जाएगा ये, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में है, तो ये हो जाएगा इसके रो को छोड़ेंगे उसके कॉलम को 2 5 6 6 4 2 5 6 4 ऐसे आ जाएगा। 4 2 8 माइनस 6 5 30 और ये जाएगा माइनस में 22 आएगा ऐसे। अब इसके बाद माइनर ऑफ -7 क्या लिखेंगे M33 इक्वल टू इसके रो को छोड़ेंगे इसके कॉलम को, तो 2 -3 6 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस और ये माइनस में 18 हो जाएगा इक्वल टू में आ गया 18। सही है। तो ये जो आप फाइंड किए कुल में कितना होगा, 9 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर होगा। सही है ना। अब इन सब का फिर क्या करना है, हम लोग को कोफैक्टर भी फाइंड करना है, यही ना। ठीक है, तो ये बताइए जब कोफैक्टर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या लिखते हैं, देखिए इसी में हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कोफैक्टर के लिए क्या, नाउ कोफैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिंबल A11 लिखें या फिर C11 लिखें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या होगा, तो वैसे ही उसके रो को छोड़िए और उसके कॉलम को, तो 0
4, 5 और -7। सही है ना। लेकिन ध्यान क्या रखना होता है कि जब माइनर हम लिखते हैं तो उसमें साइन का मेंशन नहीं करना है। मतलब कि यहां इसके साथ साइन क्या रहेगा उसको हम लोग को नहीं लिखना है। लेकिन जब आप कोफैक्टर लिखेंगे ना तो साइन आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग इसमें लिखे तो कहीं यहाँ पर साइन लिखे हैं नहीं लिखे हैं ना डिटरमिनेंट के पहले, लेकिन यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि ये प्लस में है कि माइनस में। तो देखिए कि ये पोजीशन क्या बता रहा है। 2 जो है कितने नंबर रो और कितने नंबर कॉलम में है। तो 2 को देखिए तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ से भी समझ सकते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 नंबर रो 1 नंबर कॉलम। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे यानी रो और कॉलम की संख्या को जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इवन नंबर आया, सम संख्या आया, और जब इवन नंबर आएगा तो प्लस, ऑड नंबर आएगा तो माइनस। सिंपल है। ऑड नंबर आएगा तो माइनस, इवन नंबर आएगा तो प्लस। तो यहाँ पर 1 1 क्या हो जाएगा 2, इवन नंबर आया तो यहाँ पर क्या लेंगे सिंबल प्लस। अब आप यहाँ प्लस लिखिए या फिर मत लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो ये आ गया माइनस में 20। सही है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से कि 2 का कोफैक्टर कितना आया माइनस में 20, माइनर भी कितना आया माइनस में 20, सेम आ गया। लेकिन अब आप आगे देखिए कोफैक्टर ऑफ 2 के बाद -3 का देखिए -3, तो ये कितने नंबर फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम में है। तो देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यानी 1 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम, तो 1 और 2 ऐड करेंगे तो 3, और 3 क्या है ऑड नंबर। तो पहले ही बताए हैं इवन नंबर हो तो प्लस, ऑड नंबर हो तो माइनस। तो हम लोग को लिखना क्या पड़ेगा माइनस, और तब इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 6 4 1 -7 ऐसे हो जाएगा। फिर ये माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 42 माइनस, और ये कितना माइनस में 4, तो -42 -4 -46, तो ये जो माइनस और ये -46 कितना आ जाएगा 46। अब आप देखेंगे तो -3 का कोफैक्टर आया 46 और माइनर आया -46, साइन तो चेंज हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कुछ जगह पर माइनर और कोफैक्टर का वैल्यू सेम मिलेगा और कुछ जगह पर माइनर और कोफैक्टर का वैल्यू साइन में अपोजिट होगा लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। कैसे आया, ये -46 और ये 46, न्यूमेरिकल वैल्यू तो 46 है, 46 है, लेकिन साइन तो चेंज हो गया ना, एक माइनस में है और एक प्लस में है। लेकिन यहाँ पर क्या देखें कि माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है। सही है। अब थोड़ा सा आप और अगर आप आगे देखेंगे ऐसे ही, चलिए अगर इसकी बात करें हम लोग, ठीक ना, तो ऐसे ही आप लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ किसका -3 के बाद 5 का, तो 5 का देखेंगे तो क्या होगा, तो ये तो है ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो करना क्या है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यानी 1 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम, तो 3 1 4 3 1 4 क्या है इवन नंबर सम संख्या, तो इसलिए क्या आएगा प्लस। तो प्लस तो हम लिखते नहीं है, तो फिर इसके रो को छोड़ देंगे, इसे कॉलम को 6 0 1 5, तो जो ये देख रहा है आप सॉल्व किए हैं वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 30। सही है ना, बात समझ में आ रहा है। तो करना क्या है, केवल माइनर में ही हम लोग को साइन लगा देंगे, साइन लगा देना है। माइनर निकालेंगे उसमें क्या कर देंगे साइन लगा देंगे, तो क्या मिल जाता है हम लोग को कोफैक्टर मिल जाता है। सही है। तो ये 5 का हो गया। अगर यहाँ पर लिखना होता हमको क्या है, अगर जैसे बनाए हैं वैसे अगर हम इसी में चेंज कर दे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर हमको बनाना होता 5 के बाद, अब 5 के बाद क्या आएगा 6, जैसे कोफैक्टर ऑफ 6, तो क्या लिखते हैं यहाँ से, ऐसे लिखना पड़ता ना कोफैक्टर ऑफ 6 और लिखते A21 लिखते ना ऐसे। एक बार थोड़ा सा लिख के बता दें, ये तो नोट कर ही दिए होंगे, तो थोड़ा सा चेंज करके बता देते हैं कोफैक्टर ऑफ 6 ऐसे ही लिखते ना, इक्वल टू क्या लिखते A21 कितने नंबर रो है, तो 2 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम है ना ऐसे। तो जब ये 2 नंबर रो है और 1 नंबर कॉलम है तो 2 और 1 3 और नंबर आया,
तो साइन चेंज करेगा, मतलब कि माइनस इसमें लगेगा, तो इसका वैल्यू कितना आया है -4, और माइनस उसमें लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। सही है। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 2 2 है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 2 4, इवन नंबर है, चेंज नहीं होगा, यानी कि कोफैक्टर भी इतना ही आएगा। सही है। अगर आप यहाँ निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 4, तो कोफैक्टर ऑफ 4 इसका देखिए क्या लिखेंगे 8 2 3, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 2 और 3 5, और नंबर आया, माइनस में आया ना, तो इस माइनस लग जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, क्या हो जाएगा माइनस में 13 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। ऐसे ही आप आगे भी बना सकते हैं। तो ये रहा माइनर और कोफैक्टर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक ना। अब माइनर और कोफैक्टर का यूज थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम में कोफैक्टर्स को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा हम उसको भी सॉल्व करते हैं। अभी आपको जो मैट्रिक्स लिखा गया था, आप देखे थे अभी कि 3/3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट दिया गया था, हम उसी को क्या किया यहाँ पर मैट्रिक्स के रूप में लिख दिए हैं। उसके सभी एलिमेंट्स का हम लोग माइनर भी निकाले थे और कोफैक्टर भी, यहाँ पर हम उसको डायरेक्ट लिख दिए हैं, पूरे प्रोसेस के साथ आपको बताया जा चुका है। अब यहाँ पर बताना ये चाहते हैं कि अगर हम लोग फर्स्ट रो R1 फर्स्ट रो के कोफैक्टर में, फिर समझिए फर्स्ट रो के कोफैक्टर में फर्स्ट रो के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कैसे ये समझिए। कहने का मतलब ये कि 2 इंटू इसका कोफैक्टर कितना है -20 है, सही है ना। फिर प्लस -3 है तो -3 इंटू इसका कोफैक्टर कितना 46, फिर प्लस यहाँ कितना है 5 इंटू इसका कोफैक्टर कितना है 30। तो जो वैल्यू आएगा वह इस एक के डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। बस समझ रहे हैं। एक का डिटरमिनेंट तो निकालने आपको आता ही है, आप निकाल करके चेक कर लेंगे, वो इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसी के बराबर ही आएगा। सही है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6 इंटू इस 6 का कोफैक्टर ये है 4, फिर प्लस 0 इंटू इसका कोफैक्टर -19, फिर प्लस 4 इंटू इस 4 का कोफैक्टर -13, ये भी कितना आएगा, तो ये भी डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर ही आएगा। सही है। या फिर 1 इंटू इसका कोफैक्टर -12 है, फिर प्लस 5 इंटू इसका कोफैक्टर 22, प्लस -7 इंटू इसका कोफैक्टर 18, ये भी किसके बराबर आएगा, डिटरमिनेंट के बराबर ही आएगा। बात समझ रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग ऐसे समझें एक अलग एग्जांपल से, कि मान लीजिए अगर ये ऐसे हो जाए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए AIJ ये किसको डिनोट करता है, तो एलिमेंट को, ठीक ना। और मान लेते हैं कि कैपिटल AIJ ये डिनोट करता है कोफैक्टर को, कोफैक्टर ऑफ AIJ को डिनोट करता है। सही है। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ A के बराबर क्या होगा, क्या होगा बोलिए। तो ये अगर हम इन सभी एलिमेंट को लेते हैं, यानी A11 ऐसे, तो क्या करना पड़ेगा, उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, यानी इनटू A11, फिर प्लस, अब ध्यान दीजिए जो भी रो लेंगे, यानी कोई भी रो लेंगे तो उसके सभी एलिमेंट को, कॉलम लेंगे तो उसी के सभी एलिमेंट को, यानी कि अगर यहां लेते हैं A12 तो इनटू A12 कोफैक्टर, फिर प्लस अब ये लेंगे A13 तो फिर इसके कोफैक्टर A13 को, होगा ना ऐसे। या फिर आप ऐसे ले सकते हैं, जब इस एलिमेंट को लेंगे A22 A21 A22 A23 तो उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, रो वाला हो गया। और आप कॉलम में चाहें तो भी वही आएगा, डिटरमिनेंट के बराबर ही। कैसे, हम फर्स्ट कॉलम को लेकर समझा रहे हैं, आप सेकंड को थर्ड को भी ले सकते हैं।
अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम को लेते हैं तो A11 इंटू A11 फिर प्लस, सही है। यहाँ पर क्या A22, ध्यान देंगे A21 है, ये A21 है ना, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा A21, ठीक है। फिर प्लस कॉलम ले रहे हैं तो फिर क्या आएगा A31, तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A31, ये भी डिटरमिनेंट के बराबर ही आएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया, देखिए सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, इस ये रो लेकर के समझाए हैं, ये कॉलम लेकर के समझाए हैं। एनी रो और कॉलम विद देयर कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट, यानी कि किसी रो या कॉलम के आप सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें उसी के कोफैक्टर से, यानी कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या कि अगर आप ये तीनों ले लेते हैं तो उसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए और सम कर दीजिए, तो वही तो काम किया जा रहा है। तो किसके बराबर आएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर डिटरमिनेंट के बराबर, और वही तो आ भी रहा है, सही है ना। तो ये रिजल्ट के तौर पे यहाँ लिख दिए हैं। अब दूसरा बात क्या है, इसको समझिए। अगर हम लोग इसी में, जैसे यहाँ समझा रहे थे आपको, यहाँ समझाते हैं, जैसे ये देखिए 2 है N2, अब हम लोग अभी क्या कर रहे थे कि इस एलिमेंट को ले रहे थे और उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये कर रहे थे ना। जैसे देखिए 2 2 का कोफैक्टर -20, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे। -3 इंटू इसका कोफैक्टर 46, 5 और इसका कोफैक्टर 30, तो क्या आ रहा था डिटरमिनेंट के बराबर। लेकिन अब हम लोग को करना क्या है कि R1 के एलिमेंट को लेना है और दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, ऐड करना है। तो 2 इंटू, अब इसी का कोफैक्टर नहीं, इसका लीजिए R2 का लीजिए, फिर R3 का, तो हम R2 का लेते हैं। 6 के लिए क्या आएगा 4, फिर प्लस कितना है -3 इंटू, अब इसके कोफैक्टर को, तो 0 का कोफैक्टर कितना है -19, फिर प्लस ये 5 इंटू, 5 का कोफैक्टर नहीं, इसका नहीं लेना हमको, इसका लेना है। 4 का कितना है -13, कितना है माइनस में 13। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखिए क्या आता है। 4 2 जा 8 माइनस 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 प्लस 19 3 जा 57, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 65, सही है। कहीं मिस्टेक हो रही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, सही है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 65 माइनस 65 कितना आएगा 0, 0 आया। मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग जिस रो को लेंगे उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, ऐड करना है। तो वो कितना आएगा, वो 0 के बराबर आएगा। वही तो काम किए, R1 का एलिमेंट लिए, R1 का एलिमेंट लिए और कोफैक्टर किसका लिए R2 का, मल्टीप्लाई करके सम किए तो कितना आ गया 0 आ गया ना। अब इसमें समझिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ से A11 ये, लेकिन कोफैक्टर हम लोग इसका लेंगे, जैसे A21, फिर प्लस ये A12, तो कोफैक्टर इसका लेंगे A22, फिर प्लस यहाँ क्या है A13, कोफैक्टर R2 का ले रहे हैं A23, तो ये कितना आएगा, ये 0 आएगा। और ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो इसको देखिए कैसे लिखा गया है, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, रो भी हो सकता है और कॉलम भी हो सकता है, आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, देखा ना, यानी जिस रो का एलिमेंट ले रहे हैं उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। तो उसका जो सम आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा, जैसे 0 आ रहा है, सही है। तो ये आप अच्छे से समझे। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको इस लेक्चर में जो बातें बताया गया माइनर और कोफैक्टर के बारे में और उसके बाद ये 2 रिजल्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई आपका डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, उसका रिप्लाई अवश्य किया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताएं, और अपना फीडबैक भी अवश्य दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इसको अवश्य शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको पढ़ाई अच्छे से चलता रहे। वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।